जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का जो गणित है यानी मैथ है, उस मैथ की शुरुआत करने वाले हैं। यह जो वीडियो की श्रृंखला चलेगी, इसमें डेली आपको एक एक क्लास देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्लास कौन सा होगा? कक्षा 10 का जो मैथ है उसी से संबंधित होगा। आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ, यानी इसको कहा जाता है रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स कहते किसको हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें जो प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हैं उससे संबंधित हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना है वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं यानी अगर देखा जाए तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर यह दो नंबर से मिलकर बना होता है। रियल नंबर कितने नंबर से? दो नंबर से। पहला क्या होता है? तो पहले को कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और अपरिमेय इसमें होता है अपरिमेय, इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। परिमेय संख्या के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि दशमलव को कैसे परिमेय में बदला जाता है या परिमेय को दशमलव में कैसे बदला जाता है। ये सब चीज़ें आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे। आपको कक्षा 10 में पढ़ना है अपरिमेय संख्या, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं परिमेय संख्या होता क्या है, तब तो हम समझेंगे अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या होने की कई शर्तें होती हैं। सबसे पहला शर्त है, अगर परिमेय संख्या है तो उसको मतलब ये परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। पहला शर्त में परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और q का मान यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, तथा p और q यहाँ पर क्या होंगे? तो एक पूर्णांक होंगे, यहाँ भी लिखेंगे, तथा p और q ये क्या होगा? तो एक पूर्णांक संख्या होगा। ये हो गया क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या का मतलब धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो, बट क्यों का मान सिर्फ शून्य नहीं होना चाहिए। p और q ये पूर्णांक संख्या तो हो, यानी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ये भी प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ये जो क्यों दिख रहा है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं? यही कहा जाता है परिमेय संख्या। इसकी और भी शर्तें होती हैं। शर्त क्या होती हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिख देते हैं 4/6। क्या ये p/q के रूप में है? नहीं, p/q के रूप में तब होते हैं जब इसको हम काट देते हैं। जैसे इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया? 2/3। ये क्या आ गया? 2/3, यानी p और q। अच्छा, इन दोनों में आप कुछ कॉमन है? अभी तक 2 कॉमन था तो उसको हम 2 से काट दिए, अब कॉमन है नहीं, तो ये जो p/q लिखा जाता है ना, इसका मतलब है कि ये इस प्रकार की संख्या है। इस प्रकार की संख्या का मतलब इन दोनों का कामा कह दें या इन दोनों का मासा कह दें, कितना होता है? 1 होता है। यानी अच्छा, यही जो परिभाषा होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा केवल 1 होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। यानी ये जो p और q दिख रहा है, ये p और q दिख रहा है, ये कैसी संख्याएं हैं? तो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ये बात समझ में आया कि नहीं? पहला क्या कह रहा है? परिमेय संख्या होने के लिए p/q हो और q का मान 0 ना हो, तथा p और q कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, बस q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त कहता है p और q सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी p और q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या, यानी इनका मासा सदैव 1 होना चाहिए। अब देखिए, ये किसी से कटेगा क्या? 3 से 2 कटेगा क्या? 2 से 3 कटेगा? नहीं। अभी यहाँ कट रहे थे ना, कितने से कट रहे थे? 2 से, यानी इनका मासा कितना था? 2 था, इसलिए 2 से काट दिए, तब ये लिखा गया। ये जो लिखा गया है यही फाइनली ये लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं? अगर p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है तो केवल 1 से ही कटेंगी और अन्य किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। परिमेय संख्या यही कहता है p और q सहअभाज्य संख्या होंगी, यानी कि इनका मासा 1 होगा, यानी ये केवल 1 से कटेंगी
और किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। जैसे यहाँ 2 और 3 लिखा गया है, 2 और 3 का मतलब क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। 2 3 का सहअभाज्य है, 3 2 का सहअभाज्य है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं जो हैं और किसी से कटने वाली नहीं, एक के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसका ठीक उल्टा कर देंगे, वही अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तथा p और q एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। p और q एक दूसरे के क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या। यानी अगर कोई भी परिमेय संख्या p और q के रूप में लिखा गया है तो वो केवल एक से कटेंगी और अन्य किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। अब इसी बात का हम यहाँ फ़ायदा उठाएंगे और देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है और इसको सिद्ध करना बताएंगे कि अपरिमेय संख्या है ये कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, यहाँ हमने देख लिया। अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, यहाँ हमने देख लिया। आइए हम लोग आपके टॉपिक पर चलते हैं, यानी आपके सिलेबस में जो दिया गया है, आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, ये अपरिमेय संख्या। कुछ अपरिमेय संख्याएं दी होंगी आपके सिलेबस में, उससे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसको कैसे सिद्ध किया जाता है कि ये अपरिमेय संख्या है, आइए हम लोग यही देखते हैं। इसके पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसका एग्जाम्पल करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, करड़ी में 8 हो गया, करड़ी में 11 हो गया, करड़ी में 10 हो गया। करड़ी के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, क्योंकि इनको हम कभी भी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर लिख भी दें, जैसे करड़ी में 3/1 लिख दें, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या करड़ी में 3 एक पूर्णांक संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या आता है, प्लस और माइनस और 0 आता है। क्या इसमें से कोई एक है, ये नहीं है, तो करड़ी के अंदर है ना। ये परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। आइए अब हम लोग इसमें से कोई भी एक संख्या लेकर उसको सिद्ध करके देखते हैं कि क्या ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे आपके सिलेबस में ये दिया भी गया है, प्रश्नावली में भी ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं और देखते हैं क्या यह करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे कह रहा है सिद्ध करना है, लेकिन इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो एक काम करते हैं, हम करड़ी में 2 को हम परिमेय मान लेते हैं। अगर परिमेय होगा तो परिमेय की शर्तों को फॉलो करेगा, यानी उसके नियमों को मानेगा ये। अगर नहीं मानेगा तो कह देंगे अपरिमेय है। तो लिखेंगे माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको हमने मान लिया, माना ये परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p बाई क्यू बराबर हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2, ठीक है। यानी अगर परिमेय है तो इसको p बाई क्यू के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि यही परिमेय है, ये भी परिमेय है, ठीक है। अब इसका तिरछा गुणा कर देते हैं। यहाँ गुणा करेंगे तो p का जब गुणा कर देंगे तिरछा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 और गुणा क्या आ जाएगा, क्यू। इस समीकरण के दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p², और करड़ी में 2 का स्क्वायर किया जाता है तो ये 2 आ जाता है, और इनको यहाँ क्या हो जाएगा, q²। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ हम पहले अलग से समझ लेते हैं, फिर उसको यहाँ लागू करेंगे। क्या, ध्यान से देखिए, ये 9 है, ये 9 ही लिए हैं। क्या 9 3 से भाग नहीं होता है? होता है। 3 से जब 9 में भाग करेंगे पूरी तरह भाग हो गया, हाँ हो गया, यानी पूर्ण भाज्य संख्या है। 3 से पूर्ण भाज्य संख्या है, ठीक है, यानी 3 से पूरा का पूरा कट जाता है। अच्छा, इस 9 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 81। फिर इसको हम 3 से काटते हैं, देखते हैं क्या कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 सते 21, कट गया कि नहीं। यानी अगर कोई संख्या 3 से जैसे कट रहा है तो उसका वर्ग भी 3 से कट जाएगा। समझ में? ऐसे ही अगर मान लेते हैं a/b, यानी a में अगर हम b से भाग करते हैं, मान लेते हैं ऐसा कि पूरा का पूरा भाग हो रहा है, तो इसका जब वर्ग करेंगे a का वर्ग बटे क्या लिखेंगे, b, तो a का वर्ग भी b से पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, देखिए 9 3 से कट गया है, 3 त्रिक 9 पूरा का पूरा कटा है कि नहीं, हाँ कटा है। ऐसे ही जब 9 का वर्ग करते हैं, यानी ऊपर वाले का वर्ग करते हैं,
ये भी वर्ग देखिए जब 3 से काटे हैं 27 आ गया, यानी इसका वर्ग भी कितने से कट जाता है, जो नीचे वाली संख्या है उससे कट जाता है। समझ में आया नहीं? वही चीज़ यहाँ लागू करेंगे। ध्यान से देखिए, इसका रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, ये 2 नीचे लेकर आएंगे। कहाँ लेकर आएंगे? नीचे। तो यहाँ लिखेंगे p² बराबर क्या लिखेंगे, q²। अच्छा, जैसे कोई हम पूर्णांक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं -2, यहाँ मान लेते हैं -3, यहाँ मान लेते हैं 4 का वर्ग। इन सब का वर्ग कर देते हैं, इन सब का वर्ग। चलिए इसका वर्ग कीजिए। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। 3 का माइनस का करेंगे प्लस आ जाएगा, 3 का करेंगे 9 आ जाएगा। ऐसे 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ में आएगी? अच्छा, ध्यान से देखिए, ये भी पूर्णांक संख्या है। क्या ये पूर्णांक संख्या नहीं है? अगर हम किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग करते हैं तो वो भी क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए, माइनस कर्ली में 3 का वर्ग, माइनस कर्ली में 3 क्या है, पूर्णांक संख्या, इसका वर्ग किया कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे ही इस 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 16। क्या ये पूर्णांक संख्या नहीं है? ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या। यानी किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर हमेशा क्या आता है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्यों का वर्ग करेंगे क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। और क्यों है क्या, पूर्णांक ही है। इसका जब इसमें भाग करेंगे क्या आना चाहिए, पूर्णांक ही आना चाहिए। पूर्णांक आने का मतलब पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बेनिफिट्स उठा सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्यों क्या है, q² है क्या, पूर्णांक है। q² एक क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे, p² कितने से भाग हो रहा है, यानी ये पूरा का पूरा कटेगा तभी तो ये पूर्णांक प्राप्त होगा। पूर्णांक के बराबर पूर्णांक ही आना चाहिए ना, यानी ये पूरी संख्या क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब है 2 से इसमें भाग करेंगे पूरा का पूरा कटेगा तभी तो पूर्णांक आएगा। यानी इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे p² कितने से कट रहा है, 2 से। p² 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए जब p² 2 से कट रहा है, क्या p से 2 से नहीं कटेगा, कटेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ लिखेंगे p भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर p² 2 से विभाज्य है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कटेगा तभी यहाँ पूर्णांक आएगा, और ये पूर्णांक है क्योंकि प्रश्न में कह रहा था p और q ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए ना, यानी q का भी मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ जब ये पूर्णांक होना चाहिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कटा है, तो वही लिखे हैं p² 2 से विभाज्य होता है, इसलिए ये p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्योंकि अभी बताया ना कि अगर मान लेते हैं 81 कितने से विभाज्य हो रहा है, 3 से। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में, 27 बार में कटेगा। ये 81 है क्या, 9 का वर्ग है ना, जिसका वर्ग है वो क्या है, 9 है। क्या 9 3 से नहीं कटेगा, कटेगा। जैसे p का वर्ग है 2 से विभाज्य हो रहा है, तो क्या p 2 से नहीं कटेगा, कटेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इतना हमको समझ में आया, यानी ये कट रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो क्यों दिख रहा है, ऐसे इस समीकरण को लेकर चलेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ये जो p दिख रहा है, इस p का मान हम 2a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2a। p बराबर क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। ठीक है, हमने p का मान कितना मान लिया, 2a, इसमें रखते हैं। तो समीकरण 1 में p बराबर क्या रखेंगे, 2a रखने पर। ठीक है, रखने पर देखते हैं, यहाँ p की जगह क्या रखना है, 2a। यहाँ लिखते हैं 2a²। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये पूर्णांक होंगे तभी तो ये पूर्णांक होंगे। जैसे यहाँ -1 लेते हैं, 2 का गुणा कर देंगे, -2 हो जाएगा। p क्या है, -2 आ रहा है, और -2 क्या होता है, पूर्णांक होता है, अभी बता के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे p², यानी p बराबर 2a माने हैं, तो यहाँ 2a का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर 2, और यहाँ क्या लिखा गया है, q²। ठीक है, अच्छा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4a² बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, ये 2 तो है ही, यहाँ क्या हो जाएगा, 2k²। अच्छा, 2 से ये 2 काटेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया, 2a² बराबर क्या आ गया, q²। अच्छा, इसको अगर नीचे भेजेंगे तो a² बराबर क्या लिखेंगे, q²/2। समझ में आया? अब यहाँ a² है क्या, एक पूर्णांक है, हमको पता है, यहाँ से भी पता है कि a क्या है, पूर्णांक है, तो a² भी पूर्णांक होगा। अच्छा, जब a² पूर्णांक है, इसका मतलब है ये जो q² है, ये 2 से पूरी की पूरी तरह क्या हो रहा है, भाज्य हो रहा है, यानी कट रहा है, तभी तो ये पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे a² क्या है, पूर्णांक है। तो
जब पूर्णांक है तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर कितने से कट रहा है, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो क्यों भी 2 से विभाज्य होगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, 2 कथन लिखे हैं, P भी 2 से विभाज्य हो रहा है और Q भी 2 से विभाज्य हो रहा है, पर परिमेय संख्या क्या कहता है, ये P बाई Q क्या कहता है, यही तो कहता है कि अगर ये परिमेय है तो P बाई Q यानी P और Q केवल 1 से विभाज्य होगा और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए P भी 2 से विभाज्य हो रहा है और यहाँ देखेंगे Q भी 2 से विभाज्य हो रहा है, यानी इसका ये मैटर है, यानी यहाँ से हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि कर्ली में 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ये नहीं होगा, अगर होता तो ये बात सही आता कि नहीं कि इन दोनों कितने से विभाज्य होते हैं, केवल 1 से, लेकिन ये दोनों कितने से विभाज्य हो रहे हैं, 2 से विभाज्य हो रहे हैं। P भी 2 से विभाज्य हो रहा है, Q भी, लेकिन परिमेय कहता है P और Q केवल 1 से विभाज्य होना चाहिए, यानी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हाँ कर रहे हैं। इसीलिए हमने जो कथन माना है कि ये परिमेय है, यह जो नंबर को मान लिए हैं परिमेय है कर्ली में 2, क्या ये परिमेय होगा, नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे उपर्युक्त कथन के निष्कर्ष के अनुसार विरोधाभास होता है, उपर्युक्त कथनों के निष्कर्ष से क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, अर्थात कर्ली में 2 क्या होगा, एक अपरिमेय होगा, कर्ली में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं। अगर ये पूरी तरह समझ में आ गया है तो आपके होमवर्क के लिए एक प्रश्न देते हैं, सिद्ध कीजिए कि कर्ली में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।